अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हम लोग जो लेक्चर नंबर हम लोगों का 10 है, संधारित्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर्स पढ़ रहे हैं। और कैपेसिटर में मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार का संधारित्र, जो कि है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करना सिखाया। लेकिन उसके दो टाइप के मैंने बताए। एक तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब केवल माध्यम का परावैद्युतांक, कोई भी माध्यम परावैद्युत पदार्थ रखा हो बीच में। दूसरा मैंने बताया कि पूरा वायु क्षेत्र हो तो क्या होगा। और तीसरा मैंने बताया कि आंशिक रूप से केवल थोड़ी सी जगह पर अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। और फिर बताया कि अगर छोटी छोटी पट्टिकाएं बहुत सारी रख दी जाएं तब संधारित्र की धारिता क्या होगी। ओवरऑल मैंने 4 तरह से आपको एक कंडीशंस को दिखा करके बताया है और आपको वो सारी चीजें याद होंगी, स्मरण हो गई होंगी। सर आप लेट हैं? हाँ भाई, सीयूटी की क्लास चल रही थी एप्लीकेशन में, थोड़ा लेट हुए। तो आप सभी लोग प्यारे बच्चों आज की क्लास में सीखोगे गोलीय संधारित्र की धारिता, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में आज पढ़ोगे। उसके पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र जो अभी आपने पढ़ा है, उन दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत बल कितना होगा, फोर्स कितनी होगी, इसके बारे में आज पढ़ना है। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल कितना कार्य करता है, पहले इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा, फिर मैं गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। सीखने व जानने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठना और मेरी एक एक बात को डिटेल में नोट करना। आज बहुत जगह बारिश हुई है, पटना में भी बारिश ही हो रही है और जिसकी वजह से नेटवर्क व लाइट बाधित है। तो याद रखिएगा कि आप लोगों को अगर आपके क्षेत्र में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में अगर अभी आप क्लास शुरू में देख पाए फिर बाद में नहीं अभी रनिंग कर पाए लाइट वाइट की वजह से, तो क्लास को जरूर पूरा देखना है, ठीक है। बाद में चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना बच्चों। तो हम लोग पार्ट 10 पढ़ने वाले हैं और जो सीखना है सबसे जरूरी चीज उससे शुरुआत करते हैं, ठीक है। रिवीजन में आप लोग समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हम लोग बात कर रहे थे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बोलो यस और नो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यही बात कर रहे थे, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसी की चर्चा चल रही है, पिछले 2 दिनों से यही चर्चा चल रही है। और सर आप चर्चा करते भी रहिए, क्योंकि जब तक हमें आएगा नहीं, हम जननी मैया की कसम खा करके आए कि जब तक हमें सर आएगा नहीं तब तक हमें ये पढ़ाते रहिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, इसमें मैंने बताया कि अगर पूरे प्लेट में, मतलब ये ध्यान से सुनेंगे किस प्रकार का, और बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर ये चीजें तोड़ तोड़ के नहीं पढ़ी तो पढ़ने व पढ़ाने दोनों का कोई मतलब नहीं। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बच्चों, एक तो मैंने ये बताई कि अगर प्लेटों के बीच में ये आवेश दिया गया और इसमें प्रेरण के कारण ऋणावेश आया, धनावेश तो चला गया पृथ्वी पर, ठीक है, और इसको किसी भी स्रोत से आवेश क्यू कूलाम का दिया गया है। ध्यान देंगे कि अगर इसके बीच में पूरे में, ठीक है, थोड़ी बहुत जगह में नहीं बल्कि पूरी जगह में क्या हो, पूरी जगह में क्या हो, के परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा हो, पदार्थ भरा हो, तो इसकी जो धारिता होगी, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसकी इस प्रकार के संधारित्र की धारिता होगी जब के माध्यम, ठीक है, के परावैद्युतांक वाला, के परावैद्युतांक के लिए, ठीक है, परावैद्युतांक वाले पदार्थ के लिए वाला पदार्थ अगर वो बीच में बच्चों भरा हो तो धारिता क्या होगी, ध्यान से नोट करके लिख देंगे, C = Ka/ε0/d। क्लियर हुआ? ये क्या आप लोगों ने फार्मूला सीखा? यस। दूसरा पॉइंट बच्चों हम लोग ये सीखेंगे कि अगर बीच में माध्यम, प्लेटों के बीच माध्यम केवल क्या हो, वायु हो, प्लेटों के बीच माध्यम अगर कोई परावैद्युत पदार्थ ना रखा हो, माध्यम केवल बच्चों क्या हो, वायु हो। पॉइंट टू बी नोटेड, केवल माध्यम क्या हो, वायु हो, तो C0 लिखेंगे या C0 लिखेंगे और इसके लिए K की वैल्यू बच्चों 1 होती है। आपको पता है वायु के लिए K = 1 होता है, तो K नहीं लिखना है, A/ε0/d लिखना है। ऐसी स्थिति में बच्चा पार्टी होता क्या है कि ये जो संधारित्र है आपका, ये जो संधारित्र है, इसके बीच का जो हिस्सा है उसमें सब जगह पर क्या है बच्चों, वायु है, उस जगह पर क्या है, वायु, और वायु के लिए K = क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों कंडीशंस को याद रखना। इसके बाद जो तीसरे प्रकार के लिए बच्चों मैंने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताई, इतना कोई नहीं तोड़ेगा, कोई भी इस चीज को तोड़ के बताएगा ही नहीं। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि अगर प्लेटों के बीच, ठीक है, अगर प्लेटों के बीच बच्चों आंशिक रूप से, प्लेटों के बीच आंशिक रूप से कोई परावैद्युत पदार्थ हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, परावैद्युत पदार्थ। सर इसका मतलब क्या है, अभी नहीं समझ पाए हम, इसका मतलब भी हम बता रहे हैं बच्चों। ये 2 प्लेटें हैं, प्लस 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 आवेश दिया गया है, ऋणावेश इस तरफ है, इसके बीच में एक छोटी सी कोई पट्टिका रखी गई है जिसका परावैद्युतांक क्या है, K है, और बाकी सभी जगह पर क्या है, वायु क्षेत्र है। तब क्या होगा, तब जो इसकी धारिता होगी वो C = कौन बताएगा, कोई किसी को याद है भाई?
C इज इक्वल टू, इसको याद है, A एप्सिलॉन नॉट T माइनस T प्लस T अपान में K। ऐसे या तो आप कॉमन भी लेकर के आप बता सकते हो, ठीक है, D माइनस टी प्लस टी अपान में के, आप कॉमन लेकर के भी इसे आगे हल करके बता सकते हो। फिलहाल मैंने इसे इस रूप में बता दिया। तो ये वे फार्मूले हैं जिनको आपको याद रखना है। ये समांतर प्लेट संधारित्र से ही संबंधित है, ये समांतर प्लेट संधारित्र से ही सारी फार्मूले संबंधित है। वैरायटी अलग अलग है, ये वैरायटी अलग है, ये वैरायटी अलग है ना। स्पंज लेने जाते हो तो क्रीम वाला छेना अलग है, और क्या कह सकते हैं, सैंडविच वाला स्पंज अलग मिलता है ना, बीच में क्रीम रखी जाती है, दो स्पंज की लेयर होंगी, उसके बीच में क्रीम रख देंगे, है छेना ही और वो स्पंज ही, जो भी बोलो, ठीक है। वैसे ही ये है समांतर प्लेट संधारित्र, बस इसकी वैरायटी अलग अलग हो रही है। बीच में कभी परावैद्युत पदार्थ भर दिया गया है, कभी वायु भर दिया गया है, और कभी परावैद्युत पदार्थ और वायु दोनों है, परावैद्युत पदार्थ और वायु दोनों ही है ये। और फिर बच्चों एक टाइप का और बताया गया, और एक टाइप का बताया गया, क्या मैं यहीं पर बता पाऊंगा? नहीं बता पाऊंगा क्या? नहीं, मैं इसी पेज में बताऊंगा, भले चित्र थोड़ा सा अलग हटके बनाऊं। चित्र मैं यहां पर बना रहा हूं। वो एक तो इसको हमने आवेश दिया, और बच्चों अब कहा जा रहा है कि आंशिक रूप से नहीं बल्कि कई सारी पट्टियां रखी गई, एक ये पट्टी, एक ये पट्टी, एक ये पट्टिका, इस प्रकार से रखी गई हैं, कई सारी पट्टिकाएं रखी गई हैं। तो फिर बच्चों क्या होगा, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, और इनकी मोटाई जो है वो T1 है, वो T2 है, वो T3 है। इसकी मोटाई यहाँ पर कितनी थी? केवल T थी, इसकी मोटाई केवल T थी, लेकिन वहां T1, T2, T3 अलग अलग मोटाई है। तब फिर प्यारे बच्चों चौथे प्रकार में जो हमने वायु मतलब धारिता समांतर प्लेट संधारित्र की, तो प्लेटों के बीच तब की स्थिति के लिए क्या लिखना है कि प्लेटों के बीच कई, है ना, या यौगिक पट्टिकाएं रखी हो, पर यौगिक परावैद्युत पदार्थ भरा हो। यौगिक मतलब समझ रहे हो ना, जोड़कर अलग अलग, कोई मान लो यौगिक परावैद्युत पदार्थ में पता रबड़ है, कोई पट्टिका कागज की है, कोई पट्टिका कांच की है, यौगिक है, तभी उसका मोटाई अलग अलग T1, T2, T3, और उसके परावैद्युतांक K1, K2, K3 सबके अलग अलग होंगे। पदार्थों के माध्यम के परावैद्युतांक अलग अलग होते हैं परावैद्युत पदार्थों के। जैसे चालक पदार्थ होता सर, अगर परावैद्युत पदार्थ नहीं है, कोई चालक है, कंडक्टर है, जैसे सोना, लोहा, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम, तब सर तो उसके लिए भाई K का मान अनंत होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है, धातुओं के लिए अनंत होता है। क्या सर यहां एयर नहीं? एयर है मेरे बाबू, यहां पे वायु भी हो सकता है भरा हुआ। समझ में आया? हाँ, तो यहां पर प्लेटों के बीच यौगिक परावैद्युतांक जो होगा उसके लिए याद करो, कौन बताएगा सूत्र? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 से ब्रैकेट बंद करो, और फिर प्लस बनाओ, और फिर T1 अपान में K1, T2 अपान में K2, T3 अपान में K3। ये कल मैंने बताया था भाई। इसी प्रकार मैंने मतलब 3 पट्टियां ली हैं तो 3 की तरह लिख दिया। आप अनंत पट्टिकाएं रख दो, अनंत तक इन्फिनाइट लगा के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मैं फिर कह रहा हूं, ना किसी बुक में लिखा होगा, ना कोई आपको तोड़ के बताएगा। जिस तरह से मैंने फैक्टर समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया है, कहीं पे भी नहीं बताएगा। हिंदी, इंग्लिश, सीबीएसई, यूपी, कहीं पे भी बोर्ड पे चले जाओ, अगर कोई इस चारों चीजों के तोड़ के आपको बता दिया हो, अर्थात फैक्टर्स अलग अलग करके बता दिया हो, तो फिर बताना मुझे कि सर ये देख लीजिए, आपका बात समझ गए। अब बात आती है सर पूछता कैसे, तो वो पूछने पर डिपेंड करेगा कि एग्जाम में कैसा पूछेगा। एग्जाम में अगर पूछता है केवल कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखिए, जबकि प्लेटों के बीच वायु हो, या ऐसे भी लिख सकता है कि वायु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखिए, तो सिर्फ और सिर्फ आप ये वाला लिखोगे। लेकिन सर अगर माध्यम वाला बोला तो फिर ये वाला लिखोगे, और उसके लिए लिखोगे भी कि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसके माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, लैंग्वेज में, जैसा कि मैंने लिखा है जब मैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर रहा था, डेरिवेशन, वहां मैंने लिखा है कि जबकि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है जिसका माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है, उस स्थिति में डेरिवेशन ये, वायु के लिए क्या होगा तो K बराबर 1, तो सीधे उसी सूत्र से मैंने ये लिख दिया था कि K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो A एप्सिलॉन नॉट अपान में D। तो आप कैसे भी पूछेंगे उसी के आधार पर लिख दे जाओगे। जैसे आप क्वेश्चन बैंक उठाओगे, आपको ये डेरिवेशन वहां पर पूछा हुआ मिलेगा, क्वेश्चन लिखा होगा कि यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लिखिए, यौगिक परावैद्युत पदार्थ से भरा बीच में, अर्थात प्लेटों के बीच में यौगिक परावैद्युत पदार्थ हो। यौगिक का मतलब समझो, अलग अलग प्रकार के कई सारे परावैद्युत पदार्थ रखे हो, प्लास्टिक, रबड़, कांच, एल्यूमिनियम कहना, कांच, कागज, ऐसे करके 4-5 प्रकार के अगर परावैद्युत पदार्थ रखे हो जिनकी मोटाई अलग अलग T1, T2, T3, जिनके परावैद्युतांक अलग अलग K1, K2, K3, K4 जो भी है, तो उसके लिए आप व्यंजक प्राप्त करो। तो बच्चों आप प्रूफ करोगे यही जो मैंने करवाया है,
सिंगल पट्टिका रख करके, एक छोटी सी सिंगल पट्टिका रख करके d माइनस टी प्लस टी अपान में के ये प्रूव करोगे। फिर उसके बाद ये दिखा दोगे कि अगर इसी प्रकार की कई पट्टिकाएं रखी हो तो उसके लिए ये होता है t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t1 अपान में के a1 t2 अपान में के a2। सिंपल है। तो आपको कोई दो डेरिवेशन याद रखने हैं, एक तो इसमें ये वाला, इससे y वाला मिल जाएगा, फिर तीसरा वाला याद रखना जो कि मैंने करवाया, चौथा वाला इसी से मिल जाएगा, चौथा वाला ऑप्शन इसी से मिल जाएगा। और अगर ये नहीं आया, सीधे ये आया कि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ के लिए, तो फिर आपको चौथी कंडीशन वाला फार्मूला लिखना ही नहीं है, लिखना ही नहीं है। क्लियर हो गया? हाँ ए फगुनिया, तो हमारा जान हो जान, हम तुमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन को बताने के लिए बहुत 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 आप सभी को तड़पाते हैं। क्या बताएं, सीना चीर के दिखाएं बजरंगबली जैसा। बताओ जी सर, क्लियर है? पहले एक बार यस सर सभी लोग लिखो, तब मैं आगे बढ़ूं। सभी लोग यस सर लिखोगे तब मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए, बोलो। ओके, तो ये चीज हो गई क्लियर समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। अब बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समांतर, चलो हेडिंग लिखो आप लोग सभी लोग, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल, के बीच बल, आपको इसका मान निकालना है। इंग्लिश लिख लेना, ठीक है? इंग्लिश लिख लेना, लिखना पड़ेगा क्या? इंग्लिश लिख लेना, क्या? प्लेटों के बीच बल, फोर्स बिटवीन, फोर्स बिटवीन, प्लेटों के बीच किसके? फोर्स बिटवीन ऑफ प्लेट्स, फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है? चलो लिख लो, और फिर उसके बाद हेडिंग के बाद अब समझने पर गौर करना। जी सर, हम तो इसीलिए सर बैठे ही हुए हैं कि हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब सर अपन इधर को दिखाएंगा कि कैसे समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल कार्य करता है। बल का मान निकालना मतलब सर समझ नहीं पा रहे, बल 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 कैसे, कैसे सर बल मतलब वैद्युत बल निकालना है क्या? हाँ, वैद्युत बल निकालना है, कैसे? ये बात बहुत बड़ा प्रश्न है ना? बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे वैद्युत बल का मान निकालना है। देखो भाई, प्लेटों के बीच है, तो ये दो प्लेटें हैं, ठीक है? एक प्लेट को मैंने किसी भी स्रोत से आवेश दिया है और इस पर ऋणावेश जो है इसकी प्लेट पर आ जाता है, दूसरे को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, ठीक है? माना फलाना धमाका भी लिख सकते हो कि माना दो प्लेटों और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल टी है। ध्यान से देखोगे, लिखना मजा आएगा, ठीक है? माना दो, माना समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें, दो प्लेटें हैं जिनका जिनका जिन जिन पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। इसका प्लस सिग्मा आवेश घनत्व, इसका माइनस सिग्मा आवेश घनत्व। जिन पर आवेश घनत्व, जिन पर आवेश घनत्व बच्चों क्या है? प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। जिन पर आवेश घनत्व कितना है? तो प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। इतना लिख देंगे, ठीक है? क्लियर? प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा है। अच्छा, अब यहां पर आवेश घनत्व प्लस सिग्मा, यहां पर आवेश घनत्व माइनस सिग्मा, क्योंकि हमने इसको प्लस क्यू आवेश दिया, इसको इसमें प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश हो गया। तो इनके बीच में क्या है? विपरीत ध्रुवता है या विपरीत आवेश है। तो विपरीत ध्रुवता के कारण, विपरीत ध्रुवता के कारण, विपरीत ध्रुवता मतलब समझ रहे हो ना, दोनों में विपरीत प्रकार के आवेश हैं। तो विपरीत ध्रुवता के कारण प्लेटों के मध्य आकर्षण बल होगा। प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल होगा। और आकर्षण बल F
है, ऐसा लिख दो, आकर्षण बल F है। और इसी की वैल्यू बतानी है, F की वैल्यू कैसे मिलेगी, थोड़ा सा विचार करना। हमें F की वैल्यू निकालनी है कि इनके बीच बल जो कार्य करता है वो कैसे का, और बल का मान कैसे कार्य कर रहा होगा, जब इसके थोड़ा दूर होगा। अगर बहुत नजदीक होगा तब तो नहीं होगा, तब तो नहीं होगा। लेकिन अगर पहले मतलब प्लेटों, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र अगर निकालना हो, आप क्या कहोगे? दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र बताओ, दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र, तो आप कहोगे दोनों प्लेटों के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर हम गॉस के प्रमेय से निकाले थे, ई बराबर सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता ही है। लेकिन अगर ये प्लेटें एक दूसरे के बहुत समीप हैं, ठीक है, यदि प्रारंभ में प्लेटें एक दूसरे के समीप हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो, एक दूसरे के समीप हैं, बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे के समीप है। उन्हें डी दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, उन्हें डी दूरी खिसकाने में, है ना, उन्हें तो डी दूरी विस्थापित करने में, अरे कोई ना कोई फोर्स लगा करके ही तो हम उसे विस्थापित किए होंगे। डी दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो आप कार्य को कहोगे कि W बराबर बल गुणे विस्थापन होगा, बल लगाओगे, और बल कितना लगाओगे कि वैद्युत बल जितना कार्य कर रहा है, ये धनावेश ऋणावेश, इनके बीच जो आकर्षण बल वैद्युत बल जो कार्य कर रहा है, ठीक उसके बराबर आप यहां पर कार्य बल लगाओगे बाय, और उससे धीरे 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 इतनी तेज नहीं ले जाना कि उसकी गतिज ऊर्जा या ऊर्जा में परिवर्तन हो जाए। प्लेटों के बीच कार्यरत स्थितिज ऊर्जा, प्लेटों के बीच जो स्थितिज ऊर्जा है, दोनों प्लेटों की स्थितिज ऊर्जा वो कितनी होगी? दोनों प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? दोनों प्लेटों के मध्य स्थितिज ऊर्जा, अगर बच्चों एक प्लेट की स्थितिज ऊर्जा होती तो U बराबर केवल QV होता, लेकिन दो प्लेटों की है, दो प्लेटों के बीच में तो 1/2 QV होगा। यहां पर लिख देना 1/2 इसलिए है क्योंकि दो प्लेटें हैं, इसलिए है क्योंकि दो प्लेटें हैं, क्योंकि दो प्लेटों के बीच है, दो प्लेटें हैं, याद रखना, इसलिए 1/2 QV लिखेंगे। अब आपको पता है किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में ही संचित होता है, यहां पर लिखेंगे किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो बच्चों यहां पर किया गया कार्य जो W बराबर FD है और U बराबर 1/2 QV है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है तो W बराबर U होगा, मतलब बच्चा पार्टी W बराबर U होगा। W की वैल्यू है FD और U की वैल्यू क्या है? U की वैल्यू है 1/2 QV, 1/2 QV। अच्छा, यहां जो अगर हम बात करें V की वैल्यू, तो यहां V बराबर आप क्या ED लिख सकते हो? क्या V की वैल्यू ED लिख सकते हो? जी सर, यहां V की वैल्यू ED लिख सकते हैं, तो FD बराबर 1/2 Q इंटू V की वैल्यू ED। अब देखो दोनों पक्षों में D से D बर्बाद हो जाएगा, F की वैल्यू क्या आई? F की वैल्यू आई QE/2, QE/2। इससे बच्चों क्या सिद्ध हो रहा है? इससे सिद्ध ये हो रहा है कि दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत बल है ना, दो भागों में बट गया। दोनों प्लेटों के बीच अगर इसमें वैद्युत बल की बात करें तो QE, इसमें वैद्युत बल की बात करें QV, लेकिन दोनों के बीच कुल विद्युत बल बीच में कितना है? तो अगर हम उस वैद्युत बल का मान निकालेंगे तो QE/2 न्यूटन होगा, ठीक है, याद रखेंगे। F बराबर QE/2 अर्थात हाफ QE बीच में मध्य बल कार्य करता है। दोनों प्लेटों के बीच कार्यरत जो बल होगा वो ये होगा, और यही बच्चों निकालना था कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल कितना कार्य करता है। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, सब्जेक्टिव में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, लेकिन बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि रट लोगे, रट के कहोगे सर हमें याद है कि दो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल QE/2 होता है, तो वो रटंत विद्या अवंति नाही, ठसंति भोजन पचंति नाही। सर माना गलत लिखे हैं, तुमको ना उठा के वहीं हम पटक देंगे आके। माना समांतर प्लेट, क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर? ओके सर।
सर फिजिक्स का कौन सा बुक अच्छा रहेगा? सर एनसीईआरटी क्वेश्चन भेजिए। हे प्रभु कृष्ण जगन्नाथम, एनसीईआरटी क्वेश्चन। आपको अगर ये लगता है कि एनसीईआरटी से अलग है, एनसीईआरटी पढ़े हो, किताब है आपके पास, खोल के दिखाओ मुझे, ईमानदारी से बोलना। यहाँ पे बैठे हो आप, ईमानदारी से बोलना कि आपके सामने एनसीईआरटी की बुक रखी है। एनसीईआरटी को फैक्ट करके टीचर्स पढ़ तक नहीं पाते हैं, फैक्ट अलग अलग करके कैसे लिखा हुआ है, और उस एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको एनसीईआरटी का ही नॉवेल। एक चीज जान लीजिए, पहली बात तो लोगों को एच.सी. वर्मा को जानते हो? एच.सी. वर्मा को, फिजिक्स उनकी देखी है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, उनसे बड़ा तो टीचर अभी के टाइम पे तो किसी को नहीं माना जाता, बस छोटे छोटे बच्चों को तो पढ़ाते हुए वो दिखते हैं, है ना। फिजिक्स के अगर टीचर की बात करें तो उनसे बड़ा तो कोई नहीं माना जाता, और फिजिक्स के टीचर नहीं, ऑल ओवर टीचर्स के लिए वो आइडियल है, ऑल ओवर टीचर्स के लिए वो आइडियल है। उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हो, कि तुम किसी की पर्सनल रेफरेंस बुक पढ़ा रहे हो, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने, पता है, जो उनकी एच.सी. वर्मा की आप देखोगे ना, एच.सी. वर्मा की जो बुक देखोगे ना, एच.सी. वर्मा की, उसका सॉल्यूशन तक उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने जो क्वेश्चन लिखे उसके सॉल्यूशन नहीं दिए। उन्होंने कहा सॉल्यूशन हम कर देंगे तो आगे हल ही नहीं करेगा बच्चा, मतलब कोई हल ही नहीं करेगा, उसको जब हल मिल जाएगा तो एक बार ट्राई करेगा, 2 बार ट्राई करेगा, तीसरी बार करेगा, अरे लाओ सॉल्यूशन देख लेते। सॉल्यूशन ही नहीं दिया, क्वेश्चन बना के छोड़ दिया, जाओ। और खुद भी नहीं किया आंसर, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस्ट सेलर बुक है पूरे इंडिया में, नहीं वर्ल्ड में भी फेमस है वो बुक, एच.सी. वर्मा की। अब बताओ सॉल्यूशन ही नहीं दिया, उन्हें खुद नहीं सॉल्यूशन किया, उन्होंने खुद भी सॉल्यूशन नहीं किया। जब प्रकाशन वालों ने, पब्लिकेशन वालों ने उनसे कहा कि भाई सॉल्यूशन सर दे दीजिए, कहा कि नहीं सॉल्यूशन हमारे पास तो है नहीं, हमने तो किया नहीं, बस मैंने क्वेश्चंस बनाए, तो क्या सॉल्यूशन दे दीजिए, तो वो नहीं दिए। लेकिन पब्लिकेशन वालों ने चोरी छुप के अदर टीचर से सॉल्यूशन करवा के अपलोड कर दिया। एच.सी. वर्मा सर आज भी कहते हैं कि आप बुक कौन सी पढ़ाते हैं इससे मतलब नहीं, आप पढ़ाते क्या हैं, आप पढ़ते क्या हैं, ये मैटर करता है। पढ़ते क्या हैं, आप पढ़ाते क्या हैं, ये मैटर करता है। और बुक, ये एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक कुछ भी है, इन सभी का श्रेय जाता है ओनली ऑल कॉन्सेप्ट पर। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं मजबूत है तो चाहे एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहे अदर बुक्स पढ़ लो। एनसीईआरटी फॉलो करने के लिए लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एनसीईआरटी की बात को सही माना जाता है, तथ्य को सही माना जाता है। और अगर एनसीईआरटी का तथ्य मेरे द्वारा बताए गए तथ्य से अगर मिसमैच करे तो आप मुझे कहिएगा कि सर एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन ऐसे बताइए। बात समझ में आई? तो ये नहीं एनसीईआरटी क्या है, आपको इसका मतलब ही नहीं समझ में आता है। एनसीईआरटी, पहली बात तो ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जाने वाली एक ऐसी पुस्तक है जो पिछले 2015 से इसको लागू किया गया कि सभी बोर्ड एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। और उसमें चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान बोर्ड, आप अपने सिलेबस को छोटा बड़ा हेडिंग वाइज कुछ कर सकते हैं, लेकिन किताब में एनसीईआरटी ही लिखा होगा। अर्थात कोई भी बच्चा जब प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेगा तो उसका कॉन्सेप्ट यह ना मिले कि भैया यहां पर जो वैद्युत बल है वो हाफ इक्वल टू QE/2 की जगह QE/3 लिखा हुआ है, और QE/3 किसी रेफरेंस बुक से वो पढ़ के आया है, रेफरेंस बुक से, जो कि गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है बाबू, समझ रहे हो, ये होता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो, आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। और एनसीईआरटी में विधिवत चीजें लिखी गई हैं, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, चीजें गलत नहीं मानी जाएंगी। बात समझ में आ गई? आप कहीं पर कोर्ट में खड़े हो सकते हो। पता है अभी एक एसएससी का पेपर हुआ था, उसमें एक घटना चक्र करके बुक चलती है, घटना चक्र, और घटना चक्र में एक प्रश्न का उत्तर लिखा हुआ था गलत। सुनना ध्यान से, जरूरत वाली बात है, मैं फालतू की बात नहीं कर रहा हूं। प्रश्न लिखा हुआ था गलत, और वो बच्चा घटना चक्र के माध्यम से पढ़ के गया था, और जब एग्जाम में आया प्रश्न तो उसने भाई वही ऑप्शन टिक किया जो घटना चक्र में था। अब बोर्ड वालों ने क्या किया, जो एसएससी का बोर्ड एग्जाम करवाते हैं, उन्होंने कहा भाई ये प्रश्न गलत है, और ये रहे इसके तर्क दिए तो सही थे। तो उसने कहा भाई ये देखो बुक, स्टूडेंट लेके पहुंचा कोर्ट में, ये देखिए बुक, इसमें तो घटना चक्र में लिखा हुआ है ऑप्शन। तो घटना चक्र पब्लिकेशन है, रजिस्टर्ड है, लेकिन सरकार उसको थोड़ी मानती है, सरकार तो एनसीईआरटी को फॉलो करती है। तो वो चीज होती है कि आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो ये मैटर नहीं करता, वो कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, ये मैटर करता है। वो कॉन्सेप्ट आपका सही होना चाहिए, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। चलो, तो एनसीईआरटी को बुक को आप कैसे पढ़ोगे ये चीज याद रख लो। अच्छा, अभी मैं कहां पर पहुंचा हूं, यहां पर, ठीक है। आगे अब बताता हूं आपको इस चीज के बारे में, गोलीय संधारित्र, पैरेलल स्फेरिकल कैपेसिटर। तो गोलीय संधारित्र की धारिता लिख लो या केवल गोलीय संधारित्र लिख लो, और हमारे साथ में आज इसको सीखो कि ये संधारित्र कैसे बनता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कॉन्सेप्ट अलग होगा इसका? आप ही बताओ, मैं आपके तरफ से जानना चाहता हूं। स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग होगा? क्या इसका कॉन्सेप्ट आपके नजरिए से अलग होगा? मुझे बताओ। स्फेरिकल कैपेसिटर, क्या इसके कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव होगा, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो या कुछ भी पढ़ो?
अरे भैया संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्यू बटे वी ही होती है, और क्यू जानना बड़ा आसान है, बस V की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले जाओ, आपने संधारित्र को हल करना सीख लिया। समझ गए? वीडियो रुक जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। देखो बच्चों, तो C इज इक्वल टू क्यू अपान में V, C इज इक्वल टू क्यू अपान में V, ये चीज सबको पता है कि हमें अगर गोलीय संधारित्र की भी धारिता चाहिए होगी तो V को पता करना होगा। क्या कुछ चीजें डिफरेंस होगी? क्या वो प्रिंसिपल सिद्धांत बदल जाएगा संधारित्र का? नहीं, संधारित्र का सिद्धांत नहीं बदलेगा। सिद्धांत क्या था कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इसको मैंने चार्ज दिया है धनावेश, इसको पड़ोस में रखा, इसमें ऋणावेश प्रेरण के कारण आया, और जो धनावेश आया वो पृथ्वी में जाकर के विलीन हो गया। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऋणावेश ने उस धनावेश को विद्युत उदासीन कर दिया, क्योंकि पृथ्वी का विभव कितना होता है? शून्य। तो दूसरे चालक का भी विभव शून्य ही माना जाएगा। हाँ, इनके बीच में विभव हो सकता है, दोनों प्लेटों के बीच, वही विभव हम लोग निकालते हैं। कुल मिला के कॉन्सेप्ट आपका संधारित्र का यही है कि दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समीप होती हैं। अब वो आकार में कभी गोलीय हैं, कभी समांतर हैं, और आगे पढ़ेंगे बेलनाकार, तो कभी बेलनाकार प्लेटें भी होंगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि प्लेटें कैसे रखी हैं? कॉन्सेप्ट आपका वही रहना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। संधारित्र का सिद्धांत ही यही है कि इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इसके विभव में क्या होगी? कमी, और विभव में कमी होगी तो धारिता बढ़ेगी। सीधी साफ बात हो जाती। तो हम लोग भी कुछ यहां पर वैसा ही करेंगे, ठीक है। अब यहां पर बात हो रही है गोलीय संधारित्र की, तो गोलीय संधारित्र कैसे, आइए समझाते हैं। बच्चों देखो, ये बच्चा पार्टी है, एक आवेशित गोला, अभी नहीं आवेश है, और इसके ऊपर एक बड़ा गोला है। अरे सर, ये कैसे आप बना रहे हो? संधारित्र गोलीय संधारित्र है। मुझे तो अभी से डर देखने में लगने लगा है, चित्र कैसे बना रहे हैं हमारे, तो समझ में बाहर है। बच्चों होता ये है, ये गोलीय संधारित्र, गोली के मतलब, गोलीय का मतलब कैसे कैसे मैं समझाऊं आपको, समझाने की कोशिश कैसे करूं। गुब्बारे, बड़े गुब्बारे के भीतर एक छोटा सा बॉल पड़ा है, बड़े गुब्बारे के भीतर एक छोटा सा बॉल पड़ा है, बड़े गुब्बारे के भीतर एक छोटा सा बॉल पड़ा है। समझ में आई बात मेरी? बड़े गुब्बारे के भीतर छोटा सा बॉल रखा हुआ है, इस प्रकार का, बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ, ठीक है। इसकी रेडियस जो प्यारे बच्चों है वो है स्मॉल आर, और इसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। सर ऑब्जेक्टिव से डर लगता है सर, आप बेस्ट टीचर हैं सर, याद कर। अच्छा, मैंने जो अभी एनसीईआरटी के बारे में किसी बच्चे ने पूछा था, मैंने नाम नहीं पढ़ा है ना, नाम मैंने देखा था। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सही चीज बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है, सही चीज कोशिश करता हूं बताने की। एक सेकंड, ठीक है, ओके। सर जितना टॉपिक लिखवाते हैं सबको याद करना होता है पूरा टॉपिक? बिल्कुल याद करिए भाई, एक एक टॉपिक याद करना होगा। जी विशाल जी, आपको हम देखे, बताइए क्या दिक्कत है? हाँ, एक सेकेंड बाबू, विशाल जी क्या दिक्कत है आपको, बताइए। चलो अच्छा, यहां पर देखोगे, चलो चलो देखो, तो बच्चों यहां पर ये केंद्र जो दोनों का है ना वो सेम है, केंद्र दोनों का सेम है, एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है। स्मॉल आर त्रिज्या का छोटा गोला है और बड़े कैपिटल आर त्रिज्या का बड़ा गोला है। वो क्या रहा है यहां पर बच्चों, हम किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी माध्यम से हम क्या दे रहे हैं, इसको बच्चों आवेश दे रहे हैं, किसी ना किसी माध्यम से। किसको देंगे? छोटे गोले को आवेश दे रहे हैं, बड़े गोले में बिल्कुल आवेश नहीं जा रहा। देखो यहां पर क्या लगा देते हैं, एक कार्बन टाइप का कुछ लगा देंगे तो इसमें आवेश नहीं जाएगा, वो रोक लेगा। विद्युत रोधी पदार्थ लगा देंगे, सीधे इसमें आवेश आएगा और इसकी सतह पर बच्चों फैल जाएगा। ध्यान से सुनना, इसकी सतह पर बच्चों क्या होगा, आवेश छोटे गोले की सतह पर धनावेश जो मैंने दिया है वो पूरी सतह पर फैल जाएगा। यहां पर क्या दिया गया है, तो क्यू कूलाम का धनावेश दिया गया है।
क्यू कूलाम का यहां पर धन आवेश दिया गया है। गौर करना मेरी बात पर। छोटे गोले को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी तो यही हुआ था कि एक प्लेट को हमने क्यू कूलाम का आवेश दिया था और बच्चा पार्टी दूसरी प्लेट को हम क्या करेंगे, दूसरे गोले को, यहां पर बात हो रही गोले की, तो दूसरे बड़े गोले को हम पृथ्वी से जोड़ देंगे, पृथ्वी। और पृथ्वी क्यों पृथ्वी क्या है, तो भैया इसकी धारिता अनंत होती है, इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। जितना भी यहां इस गोले पर प्रेरण के कारण, बच्चों अब इसमें धनावेश दिया गया, प्रेरण की घटना हुई, तो समस्त ऋणावेश बाहरी गोले पर जो है उसमें भीतर की ओर सभी समस्त ऋणावेश आकर्षित होकर के आ जाएगा। बोलो हाँ, समस्त ऋणावेश आकर्षित होकर के आ जाएगा, है कि नहीं। समस्त ऋणावेश आकर्षित होकर के गोले की भीतरी प्लेट पे आ जाएगा और जो बाहरी सतह पर समस्त धनावेश होगा वो कहां पर चला जाएगा, वो चला जाएगा पृथ्वी पर, क्योंकि वो विभव शून्य कर देगा, पृथ्वी का ऋणावेश धनावेश से मिलकर के शून्य कर देगा। अब इस बात को पूरा यहां पर आपको लैंग्वेज में भी लिखना है, ये चित्र मैंने बना दिया है, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रकार का गोलीय संधारित्र बन चुका है, चित्र बनके तैयार है। एक बार फिर से मैं इसे समझाऊंगा, लेकिन लैंग्वेज को लिखने के बाद। लैंग्वेज लिखते हैं क्या, माना दो संकेंद्रीय, इनका केंद्र एक ही है, माना दो संकेंद्रीय गोले, नाम दे दो कोई भी, ए व बी है, ए व बी है, गोलों के नाम बच्चों दे दो, इस गोले का नाम ए है और इस गोले का नाम बी है, ठीक है। माना दो संकेंद्रीय गोले ए व बी हैं, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः क्या है, एक गोले की स्मॉल आर, एक गोले की स्मॉल आर व कैपिटल आर है, स्मॉल आर व कैपिटल आर है, ठीक है। जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः स्मॉल आर व कैपिटल आर है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम ये भी कहेंगे कि स्मॉल आर जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर से छोटी है, कैपिटल आर बड़े गोले की त्रिज्या है, तो कैपिटल आर बड़ा है स्मॉल आर से, ये चीज लिख दो, थोड़ी सी मेंशन जरूर कर दो। अच्छा, अब यहां पर छोटे गोले को आवेश दिया जा रहा है, प्लस क्यू कूलाम का धनावेश दिया जाता है, इस बात को आप बताओगे तभी तो माना जाएगा कि हाँ इसमें आपने आवेश दिया है, ठीक है। तो गोलीय चालक ए को प्लस क्यू कूलाम का धनावेश दिया जाता है, दोनों गोलों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक K है, दोनों गोलों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक, दोनों गोलों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कैपिटल K है। अरे लिखो यार, जब तक लिखोगे नहीं तो कैसे समझोगे, भाषा को चित्र के आधार पर लिखोगे, और मैंने सबसे पहले आपको चित्र ही बना के बताया। बहुत पिटाई होगी, सही बता रहे हैं, न्यूमेरिकल है सर, ये न्यूमेरिकल तुमको दिख रहा है, पी लिखे हैं, आर लिखिए, कहां ये आर है तो लिखा है, यहां भी आर लिखा हुआ है, यहां भी आर लिखा हुआ है, कहां पे पी लिखा हुआ है, कहां पे पी लिखा हुआ है, मारेंगे थप्पड़ दिमाग सही हो जाएगा सब। अरे भैया, माना दो संकेंद्रीय गोले तथा पी जिनकी, यहां देखो ये गोली लिख गया तो इतना ज्यादा दिक्कत हो रही है, अब जो आप लोग डिस्टर्ब किए तो पीटेंगे। गोलीय चालक ए को प्लस क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है, दोनों गोलों के बीच माध्यम का परावैद्युतांक कितना है, कैपिटल के, मतलब इनके बीच में अगर कोई भी माध्यम है, चाहे वायु हो चाहे कोई परावैद्युत पदार्थ हो, उसके माध्यम का परावैद्युतांक K है, ठीक है। अच्छा, चालक बी को काहे से जोड़ा गया, पृथ्वी से, तो यहां वो भी यहां पर मेंशन कर दो, चालक बी को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। चालक बी के भीतरी सतह पर क्या होता है, ऋणावेश प्रेरित होता है। चालक बी के भीतरी सतह पर प्रेरण के कारण, प्रेरण से माइनस क्यू कूलाम, मतलब जितना प्लस क्यू दिया गया उसी के बराबर मात्रा का माइनस क्यू कूलाम आवेश प्रेरित होता है, प्रेरित होता है टी गोले के भीतरी सतह पर, क्योंकि बाहरी सतह का आवेश पृथ्वी में जाकर के मिल जाता है। ये इतनी लैंग्वेज आप चित्र के आधार पर ही लिखोगे, ये गोलीय संधारित्र स्फेरिकल कैपेसिटर का बेस है बच्चों। जब तक चित्र नहीं बनाओगे एग्जामिनर नंबर नहीं देगा।
कॉन्सेप्ट तो यही है भैया, C इक्वल टू क्यू अपान में V। आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जैसे बताई गई थी इसकी धारिता निकालने के लिए, ठीक वैसे ही गोलीय संधारित्र की धारिता इसी सूत्र से निकालोगे, कहीं अलग नहीं जाना पड़ेगा। धारिता का सूत्र यही होता है, बस आपको पता है क्यू कूलाम का आवेश दिया गया तो क्यू तो पता है, बस V की वैल्यू मिल जाए तो आपसे ये डेरिवेशन बन गया। अब V कैसे मिलेगा? अब यहां पर इन्हीं दोनों प्लेटों मतलब दोनों गोलों के बीच का विभव निकालना है। तो गोले A पर विभव कितना है और गोले B पर विभव कितना है, इन दोनों चीजों को क्लियर कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा टोटल विभव बताने के लिए। तो आइए गोले A पर कुल विभव निकालते हैं, ठीक है। पहला काम गोले A पर विभव बताना। तो गोलीय चालक ध्यान देंगे, गोलीय चालक A पर कुल विभव, गोलीय चालक A पर कुल विभव कितना होगा? गोलीय चालक A पर कुल विभव कितना होगा? VA की वैल्यू बतानी। अब देखो ध्यान से सुनना, गोलीय चालक A पर कुल विभव कितना है मैं ध्यान से देखना, मैं बताता हूं। VA बराबर बच्चों क्या होगा? पहली चीज, गोले A पर प्लस क्यू कूलाम प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव होगा कि नहीं? बोलो। और दूसरा बच्चों प्लस, फिर दूसरा भी विभव होगा गोले A पर ही। इस गोले छुटके गोले A पर विभव जो होगा, पहले तो जो हमने बाहरी आवेश दिया है उस प्लस क्यू कूलाम आवेश के कारण गोले पर विभव तो होगा ही होगा। दूसरा बच्चों ये माइनस क्यू जो फैल गया है, ये वाला जो माइनस क्यू कूलाम का टोटल आवेश बड़े गोले पर है भीतरी, उसके कारण भी इस गोले A पर विभव होगा, उसके कारण भी गोले A पर विभव होगा। तो यहां पर यह लिखना है गोले A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, गोले A पर बड़े गोलीय चालक, ये इतना आप जब लिख लोगे ना तो हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। सर गोले में P लिखा हुआ है, कहां बाबू P लिखा हुआ है? ये R नहीं है तो क्या है? ये P कहां लिखा हुआ है बताओ हमको। कह रहे हो चित्र फिगर में P लिखा हुआ है। सर फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हो क्या? अगर गलत हो तो वाकई में फिर मैं मानूं। यहां स्मॉल r और ये R लिखा हुआ कैपिटल R, ये कहां से आपको P लग रहा है? और ये B है, P गोले का नाम है। कहां मैं कह रहा हूं P लिखा हुआ है? हाँ P लिखा हुआ है, इसीलिए कमेंट देखने की फिर बीच में इच्छा नहीं होती है। हाँ ठीक है, देखो गोले A पर प्लस क्यू के कारण, अगर कहीं पर लिखा भी हुआ है तो इतना बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपना कॉमन सेंस लगा करके समझ लेना, ठीक है। एक दो बार लिखो, जहां पर हमें खुद ही हंसी मजाक में बोलते हैं कि सर आप लोगों ने गलती पकड़ ली ये वो, और अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसी को आप रिपीट करके इतना बड़ा टेक्स्ट लिख करके कमेंट में भेज रहे हो। गोले A पर बड़े गोलीय चालक B के कारण वो भी सही भी नहीं है, सबसे बड़ी चीज ये आ रहा है ना, वो भी सही भी नहीं है कि चलो सही बात आप बोल रहे हो। चालक B के कारण गोले A पर बड़े गोलीय चालक B के माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। अब देखो इतनी हिंदी हमने क्यों लिखी, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि गोले A पर जो विभव है वो दो आवेशों के कारण है, एक तो प्लस क्यू जो मैंने दिया और जो प्रेरण के कारण माइनस क्यू आया बड़े गोले पर, उसके कारण विभव। इस गोले A पर विभव होगा तो उसकी वैल्यू मैंने यहां पर इसलिए लिख दी कि दोनों को योग करके आप लिखिए। अब देखो बच्चा पार्टी, यहां पर आप अगर आप VA टोटल निकालोगे ना, VA, तो गोले A पर प्लस क्यू आवेश के कारण विभव कितने लोगों को पता है? गोले के कारण विभव 1/4πε0, क्यू अपान में प्लस क्यू है ना, तो विभव को तो भाई चिन्ह के साथ लिखते हैं तो प्लस लगाना नहीं, और छोटे गोले की त्रिज्या स्मॉल आर तो स्मॉल आर लिखोगे। गोले A पर प्लस लगाओ, ठीक, गोले A पर बड़े गोले के तो 1/4πε0, बड़े गोले पर विभव आवेश कितना है? माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिखोगे यहाँ पर, बटे में भाई त्रिज्या कितनी बड़े गोले की? कैपिटल आर, तो कैपिटल आर लिखोगे। अब बच्चों आप ही बताओ, ये माइनस तो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्यों मैं एक स्टेप फालतू में बड़ा करूं? यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसको माइनस कर देगा, है ना। अब आप ही बताओगे कि यहां पर Q अपान में 4πε0 कॉमन हो जाएगा, Q अपान में 4πε0 कॉमन, ब्रैकेट में केवल बचेगा 1 स्मॉल आर माइनस 1 में कैपिटल आर। इस प्रकार से इसको हल करने में क्या आ जाएगा? 1 में 4πε0 या कह लो Q अपान में 4πε0, ब्रैकेट बनाओ, ये आएगा कैपिटल आर वहां पर माइनस स्मॉल आर यहां पर, और कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, ये हो जाएगा। ये किसका आया? VA की वैल्यू आई है, VA की वैल्यू आई है। मैंने क्या लिखा? गोलीय चालक A पर कुल विभव। अब गोलीय चालक B पर कितना विभव होगा? गोलीय चालक B पर कितना विभव होगा बताओ? गोलीय चालक B पर विभव
गोलीय चालक बी पर कुल विभव, गोलीय चालक बी पर विभव कितना, कौन बता सकता है? गोलीय चालक बी पर विभव कोई बताएगा कितना होगा? नहीं पता होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो बच्चों विभव क्या हो जाएगा? वी गोलीय चालक बी पर विभव वीबी बराबर 0। अरे सर ऐसा कैसे लिख दिए? वीबी बराबर अपने आप 0, बड़े गोले पर कोई विभव नहीं, क्योंकि यह पृथ्वी से जुड़ा है, क्योंकि गोला बी या गोलीय चालक बी, क्योंकि गोलीय चालक बी पृथ्वी से संबंधित है। किससे संबंधित है? पृथ्वी से संबंधित है, ध्यान कर लो, पृथ्वी से संबंधित है, हो गया। क्योंकि गोलीय चालक भी पृथ्वी से संबंधित है, इसलिए बच्चों इसका विभव 0। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की विभव कितना होता है? अगर पृथ्वी की बात करेगा तो विभव 0 होता है, इसलिए उससे जुड़ा चालक भी, उसका भी विभव 0 होगा। अब दोनों गोलों के बीच कुल विभव कितना? दोनों गोलीय चालक, दोनों गोलीय चालकों के बीच, दोनों गोलीय चालकों के बीच, चालकों ए व बी के बीच विभव, ए व बी के बीच विभव क्या? v बराबर क्या लिखोगे? वी ए प्लस वी बी, वी बी तो 0 है, सीधे v की वैल्यू लिख दोगे 1 अपान, जो कि q लिखोगे, q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वी ए की वैल्यू लिख रहा हूं, q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल R माइनस स्मॉल r और r इंटू r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटे में कैपिटल R इंटू स्मॉल r, और वीबी की वैल्यू 0 है, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब दोनों गोलों के बीच, मतलब वही गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या हो जाएगा? इस प्रकार गोलीय संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होगा बच्चा पार्टी, बड़ा आसान, C बराबर Q अपान में V, इस सूत्र से आप लगाओगे। चलो हम तो हल करने चले। C बराबर Q अपान में V की वैल्यू ये रही टोटल दोनों गोलों के बीच, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में ब्रैकेट में कैपिटल R माइनस स्मॉल r बटे में कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। क्यू ने क्यू को कहा हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, दोनों लोग बर्बाद हो गए एक दूसरे को मार करके। इस प्रकार से C बराबर आ गया, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पलट के सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट बनेगा, कैपिटल R और स्मॉल r ऊपर पहुंचेगा, और बटे में बच्चों यही वैल्यू रहेगी कैपिटल R माइनस स्मॉल r। इस प्रकार से इतनी धारिता मतलब फैरड इसका मात्रक हो जाएगा। बोलो हर हर महादेव। ये आपका बच्चों डेरिवेशन हो गया। ओम नमो पार्वती पतये नमः, हर हर महादेव। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R इंटू स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये वैल्यू में आएगा। मेरे दोस्त अगर कहीं पे कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। क्लियर हो गया? सर आपको किडनैप करना है, नो दिक्कत। बताओ किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आई हो? मैंने शुरू में ही कहा है कि आप कोई भी संधारित्र की धारिता निकालोगे, गोलीय संधारित्र निकालना था, मैंने कहा आपको C बराबर Q अपान में V, बस V को प्राप्त करना है, बस बाकी हल हो जाएगा। मैं V के लिए इतना परेशान था, V के लिए, ठीक है। क्लियर? अरे भैया ये सीधे देखने में कैसे लग रहा है, आर एकदम समझ में आ रहा ना, तुम लोग पीटे जाओगे। हाँ देखो मारने के लिए तरस रहे हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगी। समय भी हो गया, क्लास भी अच्छी हुई, ठीक है, क्लास भी बहुत अच्छी हुई है। एक्सप्लेन किया मैंने सबसे पहले आज आपको समांतर प्लेट संधारित्र की चारों धारिताओं को। एक बार मैं यही कहूंगा ये आपकी डीपीपी ही है, अर्थात इन चारों की प्रैक्टिस आपको करना है। ये बच्चों आपको कल प्रैक्टिस करके आना है, चारों के फार्मूलों को याद करने की जो प्रैक्टिस है, अर्थात लिखने की, बार बार लिखना और प्रैक्टिस करना। 4 मतलब 10 मिनट इसके लिए देना, डेरिवेशन सबके देखना और बस याद हो जाए, ये यहाँ पर मैं आपको कहूंगा। फिर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच बल क्या है उसको मैंने डिस्क्राइब किया, समझाया, समझ में भी आ गया होगा, एक बार पूरा रिपीट कर दिए थे। गोलीय संधारित्र की धारिता सेम वही समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता के जैसे, बस दोनों प्लेटों के बीच का विभव बताना है। मैंने क्या कहा कि पहले गोले ए पर विभव बता लेते हैं। तो गोले ए पर विभव जो कुल होगा वो दोनों आवेशों के कारण पहले तो
जो गोले ए पर विभव आवेश है उसके कारण भी, और दूसरा ये जो बाहर इसके जस्ट समीप जो दूसरा बड़ा गोला है उसके भीतरी सतह पर जो माइनस क्यू कूलम आवेश प्रेरण के कारण आया है उसके कारण भी गोले ए पर विभव होगा वहां पर। तो वो दोनों के कारण मैंने यहाँ पर दोनों बातें लिखी, और ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि यहाँ पर इन दोनों बातों का अर्थ क्या है। कोई लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं इतना एक्सप्लेन ना करता, मैं यहाँ पर V1 इसको लिखता और इसको V2 लिखता, तो आप जब रिवीजन करते तो समझ ना पाते कि ये V1 किसके लिए है और V2 के लिए क्यों। तो मैं यहां पर बता रहा हूं कि गोले ए पर जो कुल विभव है वो पहले तो गोले ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण भी विभव निकालना है, वो दूसरा गोले गोले ए पर बड़े गोलीय चालक, हाँ ठीक है, गोले ए पर बड़े गोलीय चालक बी के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, तो जो बड़े गोले पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हुआ है उसके कारण भी विभव है, उसका भी वैल्यू रख करके हल करना था, ये वैल्यू आई। अब बात आती है कि बी गोले पर कुल विभव कितना होगा। तो सेकंड स्टेप में जो बी गोले पर विभव और पहले स्टेप में जो ए गोले पर विभव था, तो बी गोले पर विभव वी बी बराबर 0 होगा। इसको मैंने स्पष्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से संबंधित है तो इसका मान 0 होगा, इस पर विभव नहीं होगा। इस पर जो भीतरी सतह पर आवेश है उसके कारण गोले ए पर विभव है, लेकिन गोले बी पर विभव नहीं है। अब बात आती है कुल विभव कितना, तो दोनों के योग से होगा, तो दोनों का योग किए वी ए प्लस वी बी, तो वी बी तो 0 है, सीधे सीधे वी ए की वैल्यू हो गई। अब जब वी ए की वैल्यू हो गई, वी हमें जब मिल गया है टोटल, तो सीधे सूत्र में जाओ संधारित्र की धारिता के, सी इज इक्वल टू क्यू अपान में वी, वी की वैल्यू ये रखे, हल हुआ, कैंसिल, सूत्र आ गया। तो ये हो गई आपकी गोलीय संधारित्र की धारिता। बच्चा पार्टी में वादे के साथ कह सकता हूं, इतना डिटेल में अगर आपको कहीं मिल जाए तो बताना। और दूसरी चीज, आपने जो भरोसा दिखाया उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, बस आपको जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिपीट करते जाना है। अगर आप इसे एक बार खुद से आज ही 5 मिनट का समय देकर के 10-15 मिनट उन सूत्रों को देना और 5-7 मिनट इसको एक बार बस खुद से रफली नोट कर लेना। 20-25 मिनट भी रिवीजन करोगे ना डेली फिजिक्स की क्लास का, अर्थात पहले यहाँ लाइव क्लास और फिर जो सेल्फ स्टडी है 25-30 मिनट, तो मेरे लिए अभी के समय के लिए एकदम पर्याप्त है। आपको फिजिक्स में कोई हरा नहीं सकता है। आने वाले समय में फिर इस टाइम को बढ़ाते जाना है जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा। फिलहाल अभी 2-3 महीने अगर आप आधे घंटे सेल्फ स्टडी से केवल फिजिक्स की जो चीजें बताई जा रही हैं उसको रिवाइज कर रहे हो, मेरे लिए पर्याप्त है। मैं फिजिक्स में आपको वादा करता हूं कि 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। प्यार और सपोर्ट के लिए आपके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।